गाइस, वेलकम टू सैसमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बाकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सेकंड पार्ट है और ये आपका CSR एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। गेट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रही बात आपकी MSc की, तो आप में बेसिक क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चन से यदि आप अटेम्प्ट करोगे तो सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कोटेड विद सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड प्रमोट्स द अटैचमेंट एंड फैगोसाइटोसिस। देखो काफी इजी है क्वेश्चन, समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन आ रहा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उनके ऊपर लगा दी जाती हैं, जिनकी वजह से फैगोसाइटोसिस की दर बढ़ जाती है। तो उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? क्या ग्लोबिन्स बोलते हैं, क्या ऑप्सिन्स बोलते हैं, क्या एव एल्बुमिन्स बोलते हैं, या फैगोसिन्स बोलते हैं? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। थोड़ा भी आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद सोचना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, उनको बोलते हैं ऑप्सोनिन्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल इज करेक्ट? आप सभी को पता होगा हमारी बॉडी में दो टाइप के मोस्टली एडेप्टिव सेल्स होते हैं, एक टी सेल, एक बी सेल। तो यहाँ पर बी सेल की एक्टिवेशन से क्वेश्चन पूछा है कि क्या कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें बी सेल की एक्टिवेशन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन पढ़िए, वी सेल हैव ए टी शेप्ड एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कभी भी बी सेल्स के ऊपर टी सेल्स लाइक एंटीजन से नहीं हो सकते हैं। ओके, एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी सेल डू नॉट हैव एनी मेमोरी सेल फॉर्म। ओके, देखो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखा बी सेल डू नॉट हैव ए मेमोरी सेल फॉर्म। देखो बी सेल जब भी बनेंगे उनके पास मेमोरी तो बनेगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड पढ़िए, टू स्टार्ट द प्रोलिफरेटिंग बी सेल यूजली नीड टू बी एक्टिवेटेड बाय बोथ एंटीजन एंड साइटोकाइन इंटरलोकिन 2। अब स्टे रखते हैं इस ऑप्शन को। फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, एक्टिवेटेड बी सेल किल्स बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। देखो वी सेल कभी भी फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं। फैगोसाइटोसिस करने का काम कुछ एपीसीज को दिया गया है, जिनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या स्पेशलाइज्ड फैगोसाइटिक सेल्स, जिसमें आते हैं मैक्रोफाजेज, डेंड्रिटिक सेल्स, थोड़ा बहुत एनके सेल्स भी हो सकता है, मे बी नॉट, बट मोस्टली आपको याद रखना है ये आपके फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, आपके फैगोस मैक्रोफाजेज और दूसरे डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं। ओके, असल में बेसोफिल्स होते हैं ना, बेसोफिल्स, उनके पास भी एक्टिविटी होती है। ठीक है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एसनोफिल्स के पास भी थोड़ी सी होती है, बट बेसोफिल्स के पास बहुत कम होती है। बट हमारा टॉपिक था ये है कि बी सेल के बारे में है। तो देखो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर है, क्योंकि टू स्टार्ट द प्रोलिफरेटिंग बी सेल यूजली नीड टू बी एक्टिवेटेड बाय बोथ एंटीजन एंड साइटोकाइन इंटरलोकिन 2। देखो जब भी कोई एंटीजन बाहर से आएगा, उसको आपके एपीसीज जो होंगे प्रेजेंट करेंगे हेल्पर टी सेल्स को, और हेल्पर टी सेल्स के द्वारा TH2 सिग्नल रिलीज होगा, और TH2 सिग्नल से बी सेल्स एक्टिवेट किए जाते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है भाई, आगे जाके फ्यूचर में एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे। तो क्या मतलब स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस था एंटीजन, और दूसरा स्टिमुलस क्या था? TH2 सेल्स। TH2 सेल्स को साइटोकाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी सेल बट नॉट टी सेल? देखो ये भी काफी इजी पूछा है। इसमें पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है बी सेल का बट टी सेल का नहीं हो, ऐसा हो जो स्पेशली बी सेल्स में ही हो। क्लास 1 MSc, तो देखो मैं आपको बता दूं, क्लास 1 MSc हो चाहे आपका क्लास 2 MSc हो, दोनों आपके टी सेल्स में होते हैं। और टी सेल्स के कुछ मैं आपको मैं परफेक्ट बताऊं तो क्लास 1 MSc ये आपके प्रेजेंट होते हैं साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स में, और क्लास 2 ये CD4 सेल्स में, बट दोनों टी सेल्स हैं। तो ये तो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। हमसे पूछा है बी सेल के बारे में, CD3 आपका बी सेल टी सेल दोनों में होता है, तो ये भी एलिमिनेट। मिसाइल्स वायरसेल रिसेप्टर, ये तो कोई बात नहीं बनती इधर तो। और फोर्थ, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन, बिल्कुल राइट है। आपसे को पता होगा जो बी सेल होते हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं BCR रिसेप्टर। तो BCR मोस्टली इम्यूनोग्लोबिन IgM और IgD एंटीबॉडी से बने होते हैं। तो सरफेस इम्यूनोग्लोबिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डेफिशिएंसी ऑफ थाइमस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज द इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन सच एज कंडीशन इज कॉल्ड एज। देखो अगर हमारे बॉडी में थाइमस ग्लैंड की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी इमेच्योर बने या बने ही ना, तो कौन सी डिजीज होगी? ठीक है,
तो इस डिजीज़ का नाम है डाइजियोर्स सिंड्रोम। और इसमें होता क्या आप सभी को पता होगा, थाइमस ग्लैंड हमारा मोस्ट हेल्पफुल करता है टी सेल की मैचुरेशन के लिए। टी सेल की सिंथेसिस तो हमारी जैसे बी सेल की होती है बोन मैरो में वैसे ही होगी। ओके, बट टी सेल की जो मैचुरेशन होती है वो आपके थाइमस के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि मैचुरेशन के लिए इनको गुजरना पड़ता है दो स्टेप्स में, जिनको बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। भी आगे पढ़ेंगे आप, बट अभी बस आपको याद रखना कि ये थाइमस जरूरी है टी सेल की मैचुरेशन के लिए। अगर टी सेल्स नहीं होंगे तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाएगी, और जिसको हम बोलते हैं डाइजियोर्स सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 5, TH2 response is generated and maintained mainly by the which of the following pair of cytokines। देखो मैंने ऊपर आपको बताया TH2 सेल्स रिस्पॉन्स आपके जनरेट होते हैं जब कोई एंटीजन बाहर से आता है, और एंटीजन बाहर से आएगा या अंदर से एंटी आएगा, वो मैटर करेगा कि इंटरल्यूकिन कौन से आ रहे हैं, यानी साइटोकाइंस का सिग्नल कौन सा आ रहा है। मान लीजिए हमें सिग्नल आ रहा है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10 का, ठीक है, ये इंटरलोकिन 12 का और इंटरफेरोन गामा का। देखो जब इंटरलोकिन 12 और इंटरलोकिन गामा का सिग्नल आएगा तो आपके TH1 सेल्स एक्टिवेट होते हैं, याद रखना। आगे लेकर इंटरफेरोन गामा और इंटरफेरोन अल्फा, इससे भी आपके TH1 सेल्स ही एक्टिवेट होंगे। और इंटरलोकिन 2 और इंटरलोकिन 12, इनसे भी आपके TH1 सेल्स ही एक्टिवेट होंगे। आपके TH2 सेल्स एक्टिवेट होंगे जब इंटरलोकिन 4 या इंटरलोकिन 10 का सिग्नल आए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। TH1 सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, कि आगे जाके वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स बन जाएं और किल कर दे जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है। बट जब TH2 सेल एक्टिवेट होंगे तो सीधा कोई भी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, कोई भी मैक्रोफेजेस एक्टिवेट नहीं होंगे, कोई भी NK सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, सीधा आपका एक्टिवेट होगा बी सेल। और बी सेल जो होगा वो प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनेगी, और एंटीबॉडीज स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी स्पेशलाइज्ड पैथोजन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको चूज करने की राइट स्टेटमेंट कौन है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे A B B C C D या AD। तो पहले पढ़ते हैं और एलिमिनेट करते चलते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ो, Basophils are non-phagocytic granulocytes that function by releasing the pharmacological active substance from their cytoplasmic granules which play a major role in certain allergic response। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन क्वेश्चन ऑप्शन ए में। अब आगे चलते हैं। Mast cell precursor which are formed into the bone marrow by the hematopoiesis are released into the blood as the undifferentiated cells and enter into tissue including the skin, connective tissue और various organs। Mast cell play an important role into development of allergy। देखो अब इसमें भी हम राइट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप सभी को पता होगा मास्ट सेल और वेसोफिल असल में एक ही बात है, बट डिफरेंस कहाँ आता है? मास्ट सेल आपके ब्लड में एक्टिवेट नहीं होते हैं। जब ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं, ये सीधे आपके ब्लड से होते हुए आपके मसल्स में, आपके स्किन्स के अंदर चले जाते हैं, और टिश्यू के अंदर ये बिहेव करते हैं एज अ बेसोफिल सेल्स। यानी बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि बेसोफिल्स एक्ट करते हैं ब्लड में और मास्ट सेल एक्टिवेट करते हैं टिश्यू में। दोनों का काम एलर्जी रिस्पॉन्स में है, दोनों का काम हिस्टामाइंस, हैपरिन्स वगैरह को सिक्रेट करना है। ओके, तो ये भी ठीक है, तो ए और बी तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सी में। द फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स अराइज इन द बोन मैरो एंड हैज मेजर फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब सभी को पता होगा डेंड्राइटिक सेल्स इस एक प्रोफेशनल एपीसीज हैं, यानी अच्छे खासे एपीसीज होते हैं, बट एक एक्सेप्शन होती है जिसको बोलते हैं फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल आपके एक टाइप के डेंड्राइटिक सेल है, बट ये एपीसीज नहीं है, ठीक है, तो ये भी हो गया बिल्कुल गलत। लास्ट ऑप्शन पढ़िए, न्यूट्रोफिल्स लीव्स द ब्लड सर्कुलेशन एंड गेट मैच्योर इनटू द लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स टर्म एज मैक्रोफाज। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये तो मोनोसाइट होता तो ठीक होता। यानी मोनोसाइट्स ब्लड को लीव कर देते हैं और टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर मैक्रोफाज बन जाते हैं। अगर ऐसा लेता तो ठीक होना था, बट यहाँ पर लेकर न्यूट्रोफिल्स, तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी ऑप्शन ए इज द राइट, यानी ए और बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, और काफ़ी ईजी है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको बस मैच द फॉलोइंग करो। थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, ये एंटीबॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगी। IgA, IgE, IgG, IgM। मैच द फ्लोइंग करो। देखो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे इजीएस्ट से स्टार्ट करना है। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो IgG एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, तो सीधा R को 2 के साथ जोड़ दो। उसके बाद एलिमिनेट कर दो कौन कौन एलिमिनेट हो रहा है। देखो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो रहा है। ओके, एक तो एलिमिनेट हो गया, चलो चलो एक ही हुआ, चलो हो तो गया।
अब आगे देखो, इससे इजी क्या हो सकता है? इससे इजी हो सकता है हमारा IgE। और आपसे भी पता होगा IgE एंटीबॉडी निकलती है जब वो कोई एलर्जन रिस्पॉन्स आए, यानी बेसोफिल सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। यानी क्यू को मिला दो वंस के साथ। अब देखो, अब कौन से एलिमेंट हो जाती हैं? डी भी एलिमेंट हो जाती है, बी भी एलिमेंट हो जाती है, ओनली ए ही बचेगी। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। काफ़ी ईजी है। कभी दो को मिलाओ, कभी एक को मिलाने से ही आंसर आ जाता है, कई बार दो को मिलाने से सबका आंसर आ जाएगा, चारों मिलाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम देखते हैं IgA का रोल। आपसे को बताऊंगा IgA एंटीबॉडी मोस्टली सिक्रेटरी कंपोनेंट में निकलता है। मान लीजिए आपके म्यूकस में, आपके टीयर्स में, जहाँ भी सिक्रेशन हो रही है, मिल्क की सिक्रेशन हो रही है, जहां भी सिक्रेशन होगी वहां पर आपके निकलेंगे IgA एंटीबॉडी। और IgA एंटीबॉडी के क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे IgA एंटीबॉडी इज अ डाइमर, ये डाइमर के फॉर्मेट में होती है। कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं कि IgA एंटीबॉडी के पास सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे आ सकता क्वेश्चन। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि IgA एंटीबॉडी किसके द्वारा मोस्टली सिक्रेट की जाती है? तो ये कोलोस्ट्रॉम में मोस्टली देखी जाती है, जो मिल्क फर्स्ट मिल्क होता है उसमें होती है। और लास्ट आपका देखो IgM, ये पेंटामर होता है। पेंटामर होता है यानी इसके 5 सब यूनिट से जुड़ा होता है, एंटीबॉडी की 5 सब यूनिट जुड़ी होंगी आपस में, तब स्ट्रक्चर बनता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है IgM के बारे में कि कौन सा ऐसी IgM है जो मोनोमर के फॉर्मेट में है। तो जो ब्लड में घूमती है, जो मोस्टली काम करती है, वो तो IgM पेंटामर है। बट जब वो BCR का काम करती है, यानी बी सेल रिसेप्टर का काम करती है, तो वो एक मोनोमर की तरह वहां पर रहती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है IgG से कि कौन सी IgG एंटीबॉडी का सब यूनिट है या टाइप है जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है। आपसे पढ़ा होगा IgG मोस्टली प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, बट इनमें से भी एक ऐसा सब यूनिट है, हम सब यूनिट नहीं बोल सकते हम ऐसे, एक ऐसा टाइप है वो टाइप प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, जैसे IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या टिक करना है? आपको टिक करना IgG2। IgG2 प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, बाकी IgG1 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा। ओके, ये किस बेस पर किए होते हैं? तो ये जो टाइप बेस किए हैं, ये बेस किए हैवी चेन के ऊपर, जो ऊपर इनके होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, डाइसल्फाइड बॉन्ड, उनके बेस पर किया हुआ है इनको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। बाकी इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी क्वेश्चन कोई बनेंगे तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका इम्यूनोलॉजी, कल या परसों, थर्ड पार्ट, उसके लिए वेट कीजिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन या हम बोल सकते हैं MC क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।